हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, 14-15 मार्च को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी को देखते हुए हम लोग जो है महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो वहाँ से आपके अधिनियम से संबंधित 8 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बीएनएस हो गया, महिला संरक्षण अधिनियम हो गया, यातायात संबंधित, साइबर अपराध, इन सभी से मिलाकर कुल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो मतलब कि पूछा जाएगा, ये नहीं कि पूरा देश भर का हम पढ़ा दे रहे हैं और आप वहाँ से आ कुछ नहीं रहा है। तो जो मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, तो आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि आज हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसका महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। क्या? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में हम चर्चा करेंगे। महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रमुख अधिनियम हैं उसमें से हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स के कितने भी टॉपिक्स उठाकर देख लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने हैं वहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कि यह इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में, तो पहली बार लोकसभा में यह 1959 में पेश किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कब पेश किया गया था, तो आप कहेंगे कि कब पेश किया गया था, तो पहली बार लोकसभा में इसे 1961 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1961 में। भारत के प्रथम संयुक्त अधिवेशन द्वारा 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ। मतलब संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाती है। ठीक है, बुलाया जाता है। उसी के तहत 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, आप कहेंगे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम, किस अधिवेशन के तहत संयुक्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था, तो आप कहेंगे भारत के प्रथम संयुक्त अधिवेशन द्वारा। ठीक है, प्रथम संयुक्त अधिवेशन के द्वारा 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति आपके थे राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वहाँ के प्रधानमंत्री भारत के थे। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1959 में पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन पारित नहीं हुआ था। आपको ध्यान रखना होगा कि पहली बार लोकसभा में 1959 में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अगर पारित तिथि की बात करें तो 20 मई 1961 को। ठीक, कौन सी तिथि है? 20 मई 1961 को इसे पारित किया गया था। अगर लागू तिथि की बात करें तो 1 जुलाई 1961 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, देखिए तमाम प्रकार के आप मतलब कि समस्याएं आई थी, सभी लोग लागू नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं जो दहेज लेते हैं, देते हैं, इन सब का विरोध देखने को मिला था। लेकिन उस समय की बात करें तो अगर कोई जो है अधिनियम था जो बहुत जल्द पारित हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे अधिनियम ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक लटके रहते हैं। ठीक है, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद पास होते हैं, लेकिन ये अधिनियम जो था बहुत ही जल्द पारित हुआ था। देखिए यहाँ पर 20 मई 1961 को पारित हुआ था और लागू कब हो गया था? 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें धारा की बात करें तो इसमें कुल एक भी धारा नहीं है, अध्याय एक भी नहीं है, और धारा 2 है, 10 है। ठीक है, अध्याय की बात करें तो 0 अध्याय है, मतलब कोई अध्याय नहीं, किसी पार्ट में नहीं बांटा गया है, लेकिन इसमें 10 धाराएं संग्रहित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि प्रमुख सेक्शन की, ठीक है, इसमें इसमें जो टोटल 10 धाराएं दी गई हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो सेक्शन 1 की बात किया गया है। सेक्शन 1 में क्या कहा गया है? अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार, प्रारंभ का उल्लेख। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या कहा गया है? अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या होगा? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 होगा। विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर। और प्रारंभ का उल्लेख कहाँ पर है? 1 जुलाई 1961 से। ठीक है, मतलब प्रारंभ मतलब लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था, इसीलिए हम इसे कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, सेक्शन 2 की बात करें
तो इसमें कहा गया दहेज की परिभाषा, मतलब कि दहेज की क्या परिभाषा होगी उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है धारा 2 में, सेक्शन 2 में। इसमें क्या गया, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान ही दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यदि आप कोई मूल्यवान वस्तु वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर होता है कि वधु पक्ष जो है वर पक्ष को बहुत सारी तमाम प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं देती हैं। जैसे हो गया आपका दहेज में पैसा देते हैं, ज़मीन देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब मूल्यवान वस्तुएं होती हैं जो दहेज के अंतर्गत दी जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लें कि कब यह दहेज होगा, कब इसे दहेज के अंतर्गत रखेंगे। विवाह से पहले अगर दिया गया हो, विवाह के दौरान दिया गया हो, या विवाह के बाद दिया गया हो, यानी इनमें से किसी भी टाइम दिया गया हो तो उसे दहेज मांगेंगे। स्थिति की बात करें तो विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को आदान प्रदान की गई मूल्यवान वस्तु, यही हमने आपको बताया था कि जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपका है, मेहर। मेहर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मेहर जो होता है वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मेहर जो है दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए मेहर की परिभाषा दी गई है। मेहर जो है दहेज के अंतर्गत नहीं आता है, या मेहर दहेज नहीं होता है। इस्लाम धर्म में जब लड़की पक्ष को लड़का पक्ष से पैसा दिया जाता है, मतलब इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि लड़की पक्ष को पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसे हम दहेज के अंतर्गत नहीं रखते हैं। एक केस बना था हरिवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर 1989। इसमें क्या कहा गया था, यदि मांग नहीं की गई है तो दहेज की पुष्टि नहीं होगी। यदि किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी प्रकार की मांग नहीं की गई है, यानी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से कोई भी मांग नहीं की गई है, तो उसे हम दहेज के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ये केस किसका था, हरिवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर 1989 में एक केस आया था। इसमें यह बात कही गई थी, क्या कही गई थी कि यदि मांग नहीं की गई है तो दहेज की पुष्टि नहीं होगी। प्रत्येक मांग, यानी जो भी अगर मांग कर रहे हैं तो वो दहेज के अंतर्गत आएगा, लेकिन यदि मांग नहीं की गई है तो उसे हम दहेज के अंतर्गत नहीं रखेंगे। प्यारे साथियों, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट को तैयार किया है, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए यदि वीडियो आपको पसंद आया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन की बात करें तो धारा 3 में क्या कहा गया है। धारा 3 की बात करें तो दहेज लेने या देने के लिए शास्ति यानी पेनाल्टी क्या होगी। ठीक, अगले सेक्शन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 3 में दहेज लेने या देने के लिए शास्ति यानी पेनाल्टी। ठीक, दंड क्या होगा, कारावास, मतलब दहेज के लिए दंड का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। ठीक है, कारावास हो सकती है, 5 वर्ष से कम नहीं होगी। ठीक है, अगर कारावास होगी तो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, और जुर्माना होगा तो 15,000 या दहेज में दी गई राशि। ठीक, जुर्माना 15,000 तक और दहेज में दी गई राशि के बराबर जुर्माना लग सकता है। और अगर कारावास की बात करें तो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 4 की बात करें तो दहेज मांगने के लिए शास्ति यानी दंड। दहेज मांगने के लिए दंड की बात किस में की गई है, धारा 4 में की गई है। ठीक है, सज़ा की बात किस में की गई थी, तो अभी आपने देखा सज़ा की बात धारा 3 में की गई थी, और दंड की बात किस में की गई है, यदि कोई धारा 4 में। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वर या वधु के माता पिता या अन्य रिश्तेदार दहेज की मांग करता है तो वह दोषी होगा। ठीक, यानी कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो वर या वधु के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से क्या करता है, दहेज की मांग करता है, तो वह दोषी होगा। सज़ा कितने वर्ष की होगी, 2 वर्ष की सज़ा, और जुर्माना 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 4A की बात कर लें तो धारा 4A में क्या कहा गया है, दहेज संबंधी विज्ञापन पर प्रतिबंध। आप लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो है दहेज संबंधी विज्ञापन जारी किए जाते हैं कि मतलब कि हमारे पास इतने प्लाट हैं, ये हैं, हमें एक वर की तलाश है, मतलब तमाम प्रकार के जो है विज्ञापन द्वारा या न्यूज़पेपर द्वारा या फिर किसी भी एडवर्टीज़मेंट द्वारा आपको यह बताया जाता है कि इनको लड़के की जो तलाश है या लड़की की तलाश है, ये इनके पास इतने पैसे हैं, ये उनको इतना दे सकते हैं। ये सब बात क्या है, दहेज संबंधी विज्ञापन पर प्रतिबंध धारा 4A में किया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार द्वारा अपने बच्चों या उनके बच्चों की विवाह में दहेज संबंधी विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, किसमें, धारा 4A में। माध्यम क्या हो सकता है, समाचार पत्र, टीवी एड्स या अन्य विज्ञापन द्वारा। अगर ऐसा कोई भी ऐड आता है तो सज़ा 6 माह से 5 वर्ष तक की, और जुर्माना जो है आपका दिया गया है 15,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 5 की बात कर लेते हैं।
तो धारा 5 यानी सेक्शन 5 में कहा गया है क्या, दहेज के प्रति किए गए वादे करार शून्य होंगे। यानी दहेज के समय दहेज के लिए जो वादे या करार किए गए हैं वह शून्य होते हैं। ठीक है, धारा 5 में कही गई है। मतलब कि आप कोई बात कर लीजिए कि जैसे कि लड़की पक्ष वालों ने लड़के पक्ष से बोला कि आप हमारी लड़की से शादी कर लीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है, और शादी हो गई। उसके बाद क्या होता है कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं या फिर वो जो बात कही गई होती है वो नहीं करते हैं तो वो शून्य माना जाएगा। उसके खिलाफ आप किसी भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही बात कही गई है कि दहेज के प्रति यानी दहेज के टाइम पर किए गए वादे या करार शून्य होंगे। धारा 6 की बात करें तो सेक्शन 6 में कह रहा है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे का होना। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे का होना। इसमें कहा गया है यह दहेज यदि विवाह से पहले मिला है तो विवाह की तारीख के 3 माह में पत्नी को हस्तांतरित हो जाए। मतलब कि यदि दहेज मिला है तो वह विवाह के 3 महीने के भीतर ही पत्नी को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यानी दे दिया जाना चाहिए। दहेज यदि विवाह में मिला है तो विवाह के 3 माह बाद पत्नी को हस्तांतरित हो जाना चाहिए। ये बात इसमें बहुत ही सख्त तरीके से कही गई है सेक्शन 6 में। आगे बढ़ते हैं। दहेज पर अधिकार वधू या उसके बच्चों का ही होगा, पति का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। यदि समय पर दहेज पत्नी या बच्चों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है तो सजा की बात कही गई है 2 वर्ष की सजा और जुर्माना 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 7 की बात कर लेते हैं, अपराधों का संज्ञान। ठीक है, धारा 7 में अपराधों के संज्ञान की बात की गई है। मतलब कि अपराधों को कौन संज्ञान में लेगा, ये बात कही गई है। ठीक है, अपराधों को कौन संज्ञान में ले सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट लेगा और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा। जैसे जहाँ पर नगर पालिका संबंधित होते हैं, जैसे नगर पालिका से संबंधित होते हैं, वहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट जो है अपराध को संज्ञान में लेता है। जैसे जहाँ पर ग्राम प्रधान होते हैं, जैसे कि गांव एरिया होता है, वहाँ पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके संज्ञान में लेता है। ठीक है, कार्यवाही जो होती है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। और अपील कौन कर सकता है, जो मतलब कि जो उपभोक्ता होता है, मतलब कि जिसके ऊपर मतलब ये अपराध किया जाता है वह स्वयं अपील कर सकता है। माता पिता या रिश्तेदार कोई भी इसके खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक है, किसके खिलाफ, दहेज के खिलाफ। ठीक, देखिए धारा 7 में कहा गया है कि अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, इसके बारे में बताया गया है। महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसे संज्ञान में ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन में क्या कहा गया है, अपराध की प्रवृत्ति। ठीक, अपराध की प्रवृत्ति की बात कही गई है तो संज्ञेय अपराध है। ठीक, अपराध का इसकी प्रवृत्ति कैसी है, संज्ञेय है, गैर जमानती, गैर मुख्यतः 3 वर्ष की सजा और असमनीय है। ठीक है, अपराध की प्रवृत्ति कैसी है, गैर जमानती, यानी संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 8A मतलब सेक्शन 8A में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है सबूत का भार। ठीक, सबूत का भार की बात करें तो धारा 3 या धारा 4 में आरोपी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि खुद को दोष मुक्त होने का सबूत दे। ठीक, जो बातें धारा 3 और 4 में कही गई हैं, ठीक, उसके लिए अपराधी आरोपी जो होता है वह स्वयं के खिलाफ जो है स्वयं के को दोष मुक्त करने के लिए सबूत दे सकता है। ठीक है, धारा 8B में कहा गया है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात किसमें कही गई है, धारा 8B में। अधिकारी के कार्य क्या होंगे, तो एक्ट की देखरेख करना कि ठीक से लागू हो। ठीक, दहेज लेन देन को यथाशीघ्र रोकना, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाना और राज्य सरकार के अधीन कार्य करना। ठीक है, ये अधिकारी के कार्य होंगे। जो अधिकारी दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त होगा, धारा 8B में कहा गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो भी नियुक्त होगा उसके कार्य क्या होंगे, एक्ट की देखरेख करना कि ठीक से लागू हो, दहेज लेन देन को यथाशीघ्र रोकना, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाना, राज्य सरकार के अधीन कार्य करना। ठीक है, ये धारा 8B में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले 2 धाराएं जो बची हैं, धारा 9 और धारा 10, ये बहुत ही सिंपल हैं। इसमें कहा गया है, धारा 9 में कहा गया है नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति किसमें होगी, धारा 9 में मुख्यतः केंद्र के पास होती है। ठीक, धारा 10 में कहा गया है कि कुछ शक्तियां राज्य के पास भी होती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सभी शक्तियां केंद्र के पास हों, कुछ शक्तियां जो हैं राज्य के पास भी होती हैं। धारा 10 में ये बात कही गई है। धारा 9 में क्या कहा गया है कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास होती है। ठीक है,
धारा 9 में साफ साफ कहा गया है कि धारा 9 में कहा गया है कि नियम बनाने की शक्ति जो है मुख्यतः केंद्र के पास होती है, लेकिन धारा 10 में कहा गया है कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं। तो ये था आपका आज का सेक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, आज के इस क्लास में हमने देखा डॉहरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित संपूर्ण धाराओं को देखा, संपूर्ण सेक्शन को देखा। तो आप लोगों को क्लास ये कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।